हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी उपन्यास। आप जानते हैं जो हमारी गद्य विधाएँ हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हर परीक्षा में, और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। किसी भी जैसे बदलते हुए पैटर्न के अनुसार थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आपको इन वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरी क्लास ज़रूर देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि आपका ही नुकसान होना है अगर स्किप करोगे तो। और बताना बाद में क्लास आपको कैसी लगी। तो चलते हैं, इससे पहले की जो एक पार्ट हम कल कर चुके हैं तो उसको ज़रूर देख लेना। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वृंदावन लाल वर्मा को। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था प्रेमचंद तक, ठीक है। प्रेमचंद युगीन अभी हम उपन्यास को पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद पूर्व जो युग था उसको हम पढ़ चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा का जो जन्म है ये 1889 में हुआ, 1969 तक रहे। इन्हें हिंदी का वाल्टर स्कॉट या फिर बुंदेलखंड का चंद बरदाई के नाम से भी जाना जाता है। दोनों ही उपाधियां इनकी याद रखना। बच्चन सिंह ने इन्हें हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार भी माना है, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा को पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। आगे है मृगनयनी, इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ठीक है। मृगनयनी सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों की श्रेणी में है, जिसमें राजनीति एवं प्राचीन संस्कृति का चित्रण किया गया है। और इनके यहाँ पर जो बहुत सारे उपन्यास है क्रम वाइज आपको दे रखे हैं। प्रकाशन वर्ष इनका याद कर लेना, देख लेना। इसमें संगम, गढ़ कुंडार, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अमरबेल, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, ये सभी उपन्यास है जो कि वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा लिखे गए हैं। अब इसमें से मैं आपको बता दूं कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर आते हैं। तो इसमें से गढ़ कुंडार खूब पूछा जाता है, प्रत्यागत पूछा जाता है, कुंडली चक्र भी आता है, विराटा की पद्मिनी बहुत बार पूछा जाता है, झांसी की रानी, कचनार और मृगनयनी। इसके बाद है आपका अमरवेल भी खूब पूछा जाता है, भुवन विक्रम पूछा गया है, महारानी दुर्गावती पूछा जाता है, कीचड़ और कमल भी पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इन्हीं को पढ़ना है, पढ़ना तो सभी को है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं जो बार बार पूछे गए हैं। इसके बाद इनका 19वां जो उपन्यास है वो देवगढ़ की मुस्कान 1973 में आया, और ललिता आदित्य, ठीक है। आगे है स्मरणीय पंक्ति, यानी कि आपको कैसे एक ट्रिक, जिसको आप ट्रिक बोलते हैं ना, है ना, बच्चे बोलते भी हैं मैम ट्रिक से समझा दीजिए, है ना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप बार बार रिवाइज़ करिए, बार बार रिवीजन करने से आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं ना, एक लंबे टर्म तक के लिए। और जो ट्रिक आप याद करते हो तो कई बार वो याद ही नहीं होती हैं, समझ में नहीं आती हैं। तो स्मरणीय पंक्ति इसकी क्या है? गढ़ में विराटा रानी, झांसी अहिल्याबाई ने, ठीक है। गढ़ में विराटा रानी, विराट रानी याद कर लेना, विराट रानी झांसी अहिल्याबाई ने भुवन सिंधिया के कहने पर कीचड़ से आग बुझाई। हालांकि आप जानोगे कि कीचड़ से आग नहीं बुझती है, लेकिन कीचड़ से आग बुझाई। आग पर कीचड़ भी डाल दो तभी थोड़ी बहुत तो बुझी जाएगी, है ना। अगला नाम यहाँ पर आता है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का। 1891 से 1946 ईस्वी इनका जीवन काल है। और इनके जो उपन्यास हैं वो है माँ, भिखारिणी और संघर्ष, ये 3 उपन्यास हैं। भिखारिणी जो उपन्यास है इसमें अंतरजातीय विवाह की समस्या को उजागर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी। ये गोविंद वल्लभ पंत आप जानते हो, ये अपने समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। गोविंद वल्लभ पंत नाम से एक हमारे उत्तर प्रदेश में कृत्रिम झील भी मिलती है, और इनका जन्म 1891 में हुआ था और 1960 तक ये रहे थे। सूर्यास्त, प्रतिमा और मदारी, ये 3 उपन्यास हैं जो कि गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1891, चांदोक बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर, और निधन हुआ था 1960। यानी कि गोविंद वल्लभ पंत और जो चतुर्सेन शास्त्री है दोनों का निधन एक ही वर्ष में हुआ था। शास्त्री जी के 3 ऐतिहासिक उपन्यास आते हैं, वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ और वयम रक्षामा। वैशाली की नगर वधु जो उपन्यास है इसके 2 भागों में ये बटा हुआ है। प्रथम भाग इसका 1948 ईस्वी और द्वितीय भाग इसका 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके प्रमुख पात्रों की बात करें तो अम्बपाली, स्वर्णसेन, जयराज, भद्रगुप्त, बलभद्र, सूर्यमल और बादरायण एवं कल्याणी का नाम आता है। इनके प्रमुख उपन्यासों में हृदय की परख 1918 ईस्वी, ख्वास का ब्याह 1927, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, नीलमणि, नीली माटी, अदल बदल, 2 किनारे, वैशाली की नगर वधु। इसके बाद है मंदिर की नर्तकी। ये सभी उपन्यास आपको इनके याद रखने हैं।
अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षा में, सोना और खून, ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। सादरी की चट्टानें, बिना चिराग का घर, दादा, आकाश की छाया में और सुविधा, ये सारे जो उपन्यास हैं वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, हृदय की परख बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद हृदय की प्यास पूछा जा चुका है। अमर अभिलाषा, आत्मदाह पूछा जाता है। नीली माटी और नीलमणि दोनों पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद 2 किनारे, वैशाली की नगर वधू याद रखना है। याद तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि यही पूछे जाएंगे दोबारा, कुछ भी आ सकता है पेपर में तो, लेकिन जो पूछे गए हैं, जो PYQ में हमें मिले हैं, उनको मैं बता रही हूँ। पराजिता को पूछा जाता है। सोमनाथ, वयम रक्षा में तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है। सोना और खून, और ये इनके सारे इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे गए हैं। स्मरणीय पंक्ति इनकी दे रखी है। वैशाली नगर से सोमनाथ मंदिर की चतुर नर्तकी ने अमर होने की अभिलाषा से, यानी कि अमर होना चाहती तो वो इसी इच्छा से आलमगीर के साथ सोकर उसका खून कर दिया और उसके रक्त से हृदय की प्यास बुझाई। तो ये आप याद कर लेना। आगे नाम आता है यहाँ पर हमारे राहुल सांकृत्यायन जी का, जो यात्रा वृत्तांत के पितामह कहा जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन 1893 में जन्म हुआ था और 1963 तक रहे। इनका मूल नाम है केदारनाथ पांडे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है राहुल सांकृत्यायन जी का। हालांकि मूल नाम आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आगे पूछा जा सकता है। मूल नाम याद रखना है, केदारनाथ पांडे है मूल नाम। उपाधि और जो उपनाम होते हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सांकृत्यायन की जी मुख्यतः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के संबंध में इन्होंने लिखा है कि इस ऐतिहासिक उपन्यास में हमें एक ऐसे समाज और उसके व्यक्तियों का चित्रण करना पड़ता है जो सदा के लिए विलुप्त हो चुका है, क्योंकि इतिहास हम उसी को कहते हैं जो बीत चुका है, और जो बीत चुका है यानी कि विलुप्त हो चुका है, जो हमें दिखाई नहीं देता है ना। ऐतिहासिक उपन्यास में हमें उस समाज को चित्रित करना पड़ता है, किंतु उसके पद चिन्ह कुछ जरूर छोड़े गए होते हैं जो उनके साथ मनमानी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ठीक है, हम मनमानी नहीं कर सकते, यानी कि इतिहास की बहुत सारे सबूत हमें ऐसे मिल जाते हैं, भले ही वो समाज नहीं हो रहा हो, भले ही वो व्यक्ति नहीं रहे हो जिनके बारे में हम लिख रहे हैं इतिहास के तौर पर, लेकिन उनके कुछ शिलालेख, कुछ पुस्तकें, कुछ ग्रंथ, कुछ उनके सारे बहुत सारे सबूत ऐसे मिल जाते हैं जिसमें हम कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते, यानी अपनी तरफ से अगर हम जोड़ते हैं तो उसको फिर अप्रमाणिक मान लिया जाता है। अनुदित उपन्यासों में राहुल सांकृत्यायन के शैतान की आंख 1923 ईस्वी, विस्मृति के गर्भ में और सोने की ढाल। मौलिक उपन्यासों की बात करें तो सिंह सेनापति 1942, जय योद्धे, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, कनेला की कथा और देवोदास। ठीक है, जय योद्धे इनका पूछा जा चुका है, इसको याद रख लेना। आगे हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी का नाम आता है। 1899 में जन्म हुआ और 1973 तक रहे। वाजपेयी जी प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग, इन दोनों के बीच की कड़ी हैं। ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी दोनों के बीच में आते हैं। इन्होंने लगभग 44 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से कुछ उपन्यास निम्नलिखित हैं। यहाँ पर है इनका प्रेम पत्र, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, त्यागमयी आता है, पतिता की साधना, दो बहनें, गुप्त धन, पतवार, मनुष्य और देवता, पतवार पूछा जा चुका है, मनुष्य और देवता, धरती की सांस, भूदान, गोमती के तट पर, टूटते बंधन, स्वप्नों की गोद, टूटते बंधन पूछा गया है, मुझे मालूम न था, छोटे साहब, विजय श्री, पुष्पगंधा, आज और अभी, ये सारे उपन्यास इनके याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो उपन्यासकार आते हैं वो है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1978 तक ये इनका जीवन काल था। ठीक है, ये याद रखना है। आगे इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था विदा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका जो रचना काल है वो 1929 माना है और रामचंद्र तिवारी जी ने 1927 माना है। आगे है विजय, विकास, 42, विसर्जन, बेकसी का मजार, विषमुखी, वेदना। वेदना अलग है और वंदना अलग है। ठीक है, एक सेकंड के लिए तो मैं भी मुझे भी लगा कि दोनों ही वेदना लिखा हुआ है, ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होना है। वेदना और वंदना दोनों ही लिखा हुआ है, अलग अलग इनका प्रकाशन वर्ष है। वंचना, विनाश के बादल, विपत का, बंधन विहीना, वंदन विहीना पूछा जाता है, व्यावर्तन, वंदिता, विश्वास की वेदी पर और विहान। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका देखो विदा उपन्यास पूछा जाता है काफ़ी बार। 42 और विसर्जन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेकसी का मजार भी पूछा गया है। आगे है ऋषभ चरण जैन का नाम आता है। ये इनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में और 1985 तक ये रहे। मास्टर साहब इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जो कि 1927 में लिखा है। इसके अलावा दिल्ली का व्यभिचार, आप जानते हो, दिल्ली का दलाल, दिल्ली का कलंक नाम से भी रचनाएं लिखी गई हैं, तो दिल्ली का व्यभिचार इंपॉर्टेंट हो जाता है।
है ना, कंफ्यूज पैदा करने के लिए, भ्रमित करने वाली ये रचनाओं में आते हैं। बुरके वाली वेश्या पुत्र इनका पूछा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष यहाँ पर याद कर लेना, प्रकाशन वर्ष है इसका 1929। दुराचार के अड्डे पूछा जाता है। चांदनी रात, सत्याग्रह, सत्याग्रह इनका आता है। गदर, भाग्य, भाई, रहस्यमयी, मधुकरी, चंपाकली, बुर्दा फरोश, मंदिर दीप, हर हाइनेस, मैं खाना और तीन इक्के। ठीक है, तीन इक्के, ये सारे उपन्यास हैं जो आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, यानी कि प्रेमचंद का जो युग अभी हमने पढ़ा है 1918 से 1936 तक रहा। और प्रेमचंदोत्तर जो हिंदी उपन्यास है इनका समय देखते हैं। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासों में ये उपन्यास है, ठीक है, और आंचलिक उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास, यानी कि 5 वर्गों में इनको विभक्त किया गया है जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यासों में आते हैं। इनमें प्रमुख साम्यवादी या फिर प्रगतिवादी जो उपन्यासकार हैं उनमें नाम आते हैं उदय शंकर भट्ट का, यशपाल जी, मनमथ नाथ गुप्त, नागा अर्जुन, उपेंद्र नाथ अस्क, अमृतलाल नागर, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, रांगे राघव और महेंद्र नाथ। ठीक है, तो ये सभी प्रगतिवादी या साम्यवादी उपन्यासकार हैं जिनको आपको याद रखना है। उदय शंकर भट्ट का जो जीवन है वो 1898 से 1966 तक रहा। इनके उपन्यास हैं, ये देखिए यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में कौन सा शामिल नहीं है, या प्रेमचंद युग में कौन सा उपन्यासकार शामिल नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, आपको याद रखना है। तो उदय शंकर भट्ट के मैंने देखा, अगर इसमें कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द लिखा हुआ है ना, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि आप बिना स्किप किए देखा करो। अगर आप स्किप कर दोगे या आप बोर हो जाएंगे ऐसी क्लासेस से, ये चाहे आप रिवीजन के दौर में हो, किसी पेपर के रिवीजन कर रहे हो, या आप शुरुआत कर रहे हो, यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको पढ़ना ही है ना। तो ज़रूरी है आपके लिए ये कंटेंट पढ़ना। ठीक है, नया नाम डॉक्टर शेफाली 1960 ईस्वी। इससे पहले अगर हम बात करें तो आदिकाल से लेकर प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन कविता, सब तक हम कंप्लीट कंटेंट को पढ़ चुके हैं वन लाइनर के माध्यम से। लेकिन वन लाइनर के माध्यम से पूरा कंटेंट आपको करा दिया गया है। आगे है सागर, लहरें और मनुष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। लोक परलोक पूछा जाता है। शेष अशेष 2 अध्याय, ठीक है, 2 अध्याय, एक को याद कर लेना। सागर, लहरें और मनुष्य जो उपन्यास है इसमें बम्बई के बरसोवा गाँव के मछुआरों का जीवन चित्रित किया गया है। और शेष अशेष उपन्यास में साधु सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण है। अगला नाम यहाँ पर आता है हमारा प्रेमचंदोत्तर में यशपाल जी का नाम आता है। 1903 में इनका जन्म हुआ और 1976 तक रहे। इनका जो पहला उपन्यास है वो है दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी। यशपाल जी के अनुसार दादा कॉमरेड में पूंजीवाद, गांधीवाद एवं समाजवाद के संघर्ष के बीच परिस्थितियों, व्यवस्थाओं और धारणाओं में सामंजस्य ढूंढने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आता है देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप और झूठा सच। इनका झूठा सच उपन्यास 2 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड है वतन और देश शीर्षक से 1958 ईस्वी, और दूसरा खंड है देश का भविष्य शीर्षक से 1960 ईस्वी में प्रकाशित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन का चित्रण किया गया है। इसके बाद है 12 घंटे, अप्सरा का सांप और क्यों फंसे। ये सारे उपन्यास आपको याद रखने हैं। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का सांप और क्यों फंसे, ये सारे उपन्यास यशपाल जी के हैं। और इनका अगला उपन्यास है जो लास्ट वाला है वो है मेरी तेरी उसकी बात। 1974 में लिखा था। यह यशपाल जी का अंतिम उपन्यास है जिसमें इन्होंने 1919 से लेकर 1945 तक की प्रत्येक राजनीतिक घटना और उसके प्रभाव का चित्रण किया गया है। इसलिए ये जो उपन्यास है ये राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसके अलावा इनके दिव्या और अमिता इनके ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, दिव्या और अमिता कैसे हैं, तो ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। अगला नाम यहाँ पर आता है भैरव प्रसाद गुप्त। 1918 में जन्म हुआ और 1995 तक रहे। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं शोले, मसाल, गंगा मैया, जंजीरें, नया आदमी, सती मैया का चौरा, धरती, आशा, कालिंदी, और इसके बाद है रंभा। अंतिम अध्याय, 2 अध्याय किसके थे, 2 अध्याय अभी हमने ऊपर देखे थे, है ना, किसके देखे थे, एक बार देख लीजिएगा, उदय शंकर भट्ट जी के हैं। अंतिम अध्याय किसका है, तो ये किसका है भाई, भैरव प्रसाद गुप्त का है और उसका मुजरिम। ये सारे उपन्यास आपको याद रख लेने हैं। इसमें से जंजीरें पूछा जाता है, गंगा मैया पूछा जाता है ना, शोले मसाल भी याद रखना, और नया आदमी पूछा गया है, सती मैया का चौरा याद आता है। ठीक है, याद आता है मतलब आता है।
और नौजवान एक जीनियस की प्रेम कथा, काशी देवता, भाग्य देवता, अक्षरों के आगे छोटी सी शुरुआत, ये इनके मरणोपरांत 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 16 इस उपन्यास में कानपुर के किसान आंदोलन एवं पूंजीपति वर्ग पर विजय का वर्णन है। इसी उपन्यास को सही अर्थों में हिंदी का पहला साम्यवादी उपन्यास कहा जाता है। अगला उपन्यास है हमारा धरती। इस उपन्यास में सर्वहारा यानी कि मजदूर वर्ग की समस्याओं का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर नाम आता है रांगे राघव जी का। इनका जन्म 1923 से 23 में हुआ, 1962 तक रहे। इन्होंने उपन्यास लिखा है सबसे पहला घरौंदा 1946 ईस्वी। ये विश्वविद्यालयी जीवन पर आधारित है। ये इनके जो आधार विषय लिखे हुए हैं ना वो पूछे जाते हैं। मुर्दों का टीला ये इनका दूसरा उपन्यास है, 1948 में आया। सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है। इसका दूसरा नाम है मोहनजोदड़ो। आप जानते हैं मोहनजोदड़ो ये जो स्थान है अभी पाकिस्तान के अंदर है, और इसे मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो ये है मुर्दों का टीला, ठीक है। और इसका अर्थ गणतंत्र भी है। इसे रिपोर्ताज श्रेणी का उपन्यास माना जाता है, ठीक है। सीधा साधा रास्ता इनका तीसरा उपन्यास है, जो इन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा के उपन्यास की उत्तर में लिखा था, 1951 में लिखा था। चीवर 1951 हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान पर यह आधारित है। अंधेरे के जुगनू 1953 ईस्वी आंचलिक श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। विषाद मठ जो कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का था, उसके उत्तर में लिखा था विषाद मठ। कब तक पुकारूं 1957 ईस्वी, ये एक आंचलिक उपन्यास है। इस पर ये जो उपन्यास है कब तक पुकारूं, इस पर एक धारावाहिक यानी कि एक सीरियल भी बन चुका है टीवी पर। इस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के नटों का जीवन चित्रण किया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला है लखीमा की आंखें 1957 ईस्वी। ये विद्यापति के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जब आवेगी काली घटा, अंधेरा रास्ता, बंदूक और बीन आता है, पूछा जाता है। आखिरी आवाज इंपॉर्टेंट है। रत्ना की बात तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, ठीक है। देवकी का बेटा ये कृष्ण के जीवन पर आधारित है। और यशोधरा जीत गई। अन्य उपन्यासों की हम बात करें तो उबाल, मेरी भब बाधा, रो, लोई का ताना, राई और पर्वत, हुजूर, दायरे, प्रोफेसर, बौने और घायल और फूल, ये सारे उपन्यास आपको देखने को मिलते हैं। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं आंचलिक उपन्यासों को। अभी हमने पढ़े थे प्रगतिवादी या साम्यवादी उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों की बात करें तो ऐसे उपन्यास जिनमें ग्रामीण अंचल की सांस्कृतिक परंपराओं का स्थानीय भाषा में चित्रण किया गया हो, उसको क्या कहते हैं, आंचलिक उपन्यास कहते हैं। प्रमुख उपन्यासकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, विवेकी राय, रामदरस मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, राजेंद्र अवस्थी त्रिसित, शैलेश मटियानी एवं गुलशेर खान शानी, ये इनके प्रमुख उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का नाम सबसे पहले आता है आंचलिक उपन्यासों में। इन्हीं को प्रवर्तक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में फारबिसगंज, अरिया जिला, बिहार में, और निधन हुआ था 1977 में। इनके द्वारा लिखित आंचलिक उपन्यास एक जो है मेला आंचल है, जो 1954 में प्रकाशित हुआ, और यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। अगला नाम यहाँ पर आता है डॉक्टर नगेंद्र ने केवल फणीश्वर नाथ रेणु को ही आंचलिक उपन्यासकार माना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने, वैसे अभी हमने ऊपर देखा था आंचलिक उपन्यासकार कई सारे हैं जिनको माना गया है, लेकिन नगेंद्र साहब ने तो केवल एक ही को माना है, रेणु जी को। आगे हैं प्रमुख उपन्यासों की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा है मेला आंचल 1954, जिससे इसकी शुरुआत मानी गई है। इस उपन्यास के प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने मेला आंचल की समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित की है। अगला यहाँ पर आता है नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि मेला आंचल हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास है, ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि मेला आंचल प्रेमचंद के बाद ग्रामीण जीवन को उसकी समग्रता में चित्रित करने वाला एक सशक्त उपन्यास है। इस आंचलिक उपन्यास का नायक कोई पात्र नहीं होकर के अंचल विशेष है, अर्थात मेरीगंज गांव है, और ये जो मेरीगंज है बिहार के पूर्णिया जिले में पड़ता है। दूसरा इनका उपन्यास है परती परिकथा, 1957 में प्रकाशित हुआ। इसमें देश के आज़ाद होने के बाद 1953 से 1956 तक का वर्णन है, और इस उपन्यास में आज़ादी के बाद टूटते बिखरते सामंती अवशेषों एवं उनके बीच से उभरते नवीन जनवादी मूल्यों को स्वर देने में परानपुर गांव, यानी कि ये भी पूर्णिया जिले में पड़ता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। परती परिकथा में परानपुर का गांव का वर्णन है। दीर्घ तपा जो उपन्यास है 1963 में प्रकाशित हुआ। इसमें भ्रष्ट व्यवस्था के बीच एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ बेला की कहानी है। इस उपन्यास का परिवर्धित जो संस्करण है कलंक मुक्ति नाम से 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, दीर्घ तपा कलंक मुक्ति। अगला यहाँ पर उपन्यास का नाम आता है जुलूस, 1965 ईस्वी।
इस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में बसे हिंदू शरणार्थियों को मानसिकता एवं उनकी समस्याओं का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है इनका कितने चौराहे 1966 ईस्वी में लिखा गया। इसमें कथानायक मनमोहन के माध्यम से स्वाधीनता की महिमा का चित्रण किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। यह 90 पृष्ठों का एक छोटा सा उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के ही पलटू बाबू रोड कस्बे का वर्णन किया गया है और इस उपन्यास में आज़ादी के बाद शासन में फैलते भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। अगला नाम यहाँ पर आता राम रतन राय, लेकिन ये अपूर्ण उपन्यास इनका रह गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हमारे उपन्यासकार रामदरस मिश्र जी का नाम आता है। रामदरस मिश्र का जन्म हुआ था 1924 में डूमरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं जिनका नाम है पानी की प्राचीर, इनके इम्पोर्टेंट हैं। पानी की प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, रात का सफ़र, अपने लोग, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह। ठीक है, ये सारे उपन्यास है किसके? रामदरस मिश्र जी के। इसके बाद 20 बरस और परिवार इनका अंतिम उपन्यास है जो 2006 में लिखा गया था। जल टूटता हुआ उपन्यास उत्तर प्रदेश के कछार अंचल की दमघोट समस्याओं, विसंगतियों और अभावों को व्यक्त करने वाली एक सशक्त रचना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे उपन्यासकार देवेंद्र सत्यार्थी। लोक यात्री उपनाम से ये प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी लोक यात्री उपनाम से प्रसिद्ध। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी भदौड़ संगरूर पंजाब के अंदर और निधन हुआ था 2003 ईस्वी में। इनके उपन्यास रथ के पहिए 1953। इस उपन्यास में मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति के रथ जीवन का चित्रण किया गया है। अगला नाम यहाँ पर आता है कठपुतली 1954 ईस्वी। इस उपन्यास में रंगमंचीय का कलाकारों की साधना का चित्रण है। और अगला है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र 1956 ईस्वी, दूध गाछ 1958, कथा कहो उर्वशी 1958 ईस्वी। यहाँ पर अगला नाम आता है हमारे विवेकी राय जी का। विवेकी राय का जन्म 1924 ईस्वी में गाजीपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश और निधन हुआ था 2016 ईस्वी में। इनके उपन्यास हैं बबूल। इस उपन्यास में पूर्वांचल की बबूल सी नीरस जिंदगी का चित्रण किया गया है। ठीक है, पूर्वांचल की जो बबूल सी जिंदगी है ना, बिल्कुल मतलब बेकार जिंदगी है, नीरस भरी, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगला है यहाँ पर पुरुष पुराण 1975 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में नई एवं पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष का चित्रण किया गया है ना। पुरुष पुराण में क्या है? नई और पुरानी पीढ़ी का चित्रण है। लोक ऋण, श्वेत पत्र, सोना माटी बहुत पूछा जाता है, समर शीश 1988 ईस्वी। इस उपन्यास में किसानों एवं मजदूरों के शोषण का चित्रण है। मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगल हारी और देहरी के पार भी इनका आता है। अगले उपन्यासकार का नाम यहाँ पर आता है श्रीलाल शुक्ल जी। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी, अतरौली अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर और निधन हुआ था 2011 ईस्वी में। इनके उपन्यासों में व्यंग्य, आंचलिकता एवं राजनीतिक विषयों की प्रधानता है। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनमें सबसे पहला आता है सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी और इस उपन्यास में कुलीन वर्ग के प्रतिभाशाली लेकिन निर्धन छात्रों का संघर्ष दिखाया गया है। ठीक है, कुलीन वर्ग के प्रतिभाशाली तो हैं लेकिन क्या है, मतलब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन निर्धन हैं, उन छात्रों का संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है। अगला है अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968 ईस्वी। राग दरबारी उपन्यास पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस उपन्यास की कथा का जो केंद्र है वो है सिपालगंज, ये गांव का नाम है। अगला है सीमाएं टूटती है 73 में, आदमी का जहर 74, मकान 76, पहला पड़ाव 76, विश्रामपुर का संत 1988 ईस्वी। विश्रामपुर का संत जो उपन्यास है इसमें राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार राग दरबारी उपन्यास रिपोर्टता शैली में लिखा गया है और इसकी कथा ग्रामांचल से संबद्ध होते हुए भी यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है राग दरबारी के लिए। अगला है इस उपन्यास पर श्रीलाल शुक्ल जी को 1969 ईस्वी में 1968 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था और एक साल बाद 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए 2011 में अमरकांत के साथ संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। 2011 का जो ज्ञानपीठ मिला था वो
दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर शैलेश मटियानी का नाम आता है। इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी अल्मोड़ा में और निधन हुआ था 2001 ईस्वी में। मटियानी जी को प्रेमचंद के अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने वाला उपन्यासकार माना जाता है। इन्होंने उपन्यास जो लिखे हैं वो है बोरावली से बोराबंदर तक, 1959, कबूतर खाना 59, किस्सा नर्मदा मैन गंगूबाई, हौलदार चिट्टी रसेन 1961, तिरिया भली ना काट की 1961, बारूद और बचली, मुख सरोवर के हंस, एक मूठ सरसों और चौथी मुट्ठी। ये सारे उपन्यास है जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। इसके बाद है कोई अजनबी नहीं 1966, दो बूंद जल जल तरंग आकाश कितना अनंत है, उत्तरकांड 52 नदियों का संगम। अगले यहाँ पर उपन्यासकार आते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है ना, इसी तरह की कंटेंट को प्राप्त करने के लिए। और इससे पहले अगर आपने कर रखा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राही मासूम रजा का जन्म हुआ था 1927 ईस्वी और 1992 तक ये रहे। इन्होंने लिखे हैं आधा गांव 1966 ईस्वी में, ठीक है। आधा गांव कब लिखा था तो 1966 में लिखा। और इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के आधे भाग में रहने वाले सैयद यानी कि सिया मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। आधा गांव में किसका वर्णन है तो ये गंगोली गांव, ये गांव का नाम इसमें पूछा जाता है बहुत बार। ये गाजीपुर में पड़ता है, गाजीपुर जिले के गंगोली गांव का वर्णन है। और इसके आधे भाग में कौन रहते तो सिया मुसलमान रहते थे, मुसलमानों की कोई जाति होगी। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। अगला है टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970 ईस्वी। इसमें हिंदू मुस्लिम समाज के धार्मिक उन्माद का चित्रण है। अगला है दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी। पाकिस्तान में स्थानांतरित भारतीय मुसलमानों के मोहभंग की कथा इसमें दिखाई गई है। अगला है सीन 75 और कटरा बी आरजू 1978 में। इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले कटरा मीर बुलाकी है ना, कटरा मीर बुलाकी उर्फ कटरा के आरजू में रहने वाले मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग के गरीब लोग अपनी छोटी छोटी आरजू यानी कि आरजू इच्छा अपनी पूरी नहीं कर पाते, इसलिए कटरे का नाम कटरा बी आरजू रख दिया गया है, ठीक है। असंतोष के दिन 1985 में आया। अगला है यहाँ पर हमारे उपन्यासकार हैं कौन, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था 1929 में, 1998 तक रहे। इन्होंने लिखा है अलग अलग वैतरणी 1967 ईस्वी। इस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव में आने वाले बदलाव का बड़ा ही संश्लिष्ट चित्रण है। और कथानक इसमें किसकी है, करैता गांव की है, ठीक है। केंद्र में करैता गांव है। सैलूस 1989 में लिखा गया। इस उपन्यास में कबीलाई जीवन पर व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। अभी हमने पीछे भी एक पूछा था रांगे राघव का कब तक पुकारो, वो भी नटों के जीवन पर आधारित है ना, उनका जीवन संघर्ष दिखाया गया। और सैलूस में भी जो कि शिव प्रसाद सिंह का है। शिव प्रसाद सिंह के जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उसमें नीला चांद, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है और वैश्वानर इनका नाम आता है। अगला नाम यहाँ पर आता है हमारा राजेंद्र अवस्थी त्रिसित, ठीक है। 1930 में जन्म हुआ, 2009 तक रहे। इन्होंने लिखा है सूरज किरण की छाँव 1959 ईस्वी। इस उपन्यास में बस्तर जिले के गोंडों के जीवन को केंद्र में रखा गया है, ठीक है। गोंडा एक जनजाति वाले लोग होते हैं, ठीक है। ईसाइयों द्वारा उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने की समस्या भी इसमें आनुषंगिक रूप में आई है। आगे है जंगल के फूल, इन्होंने लिखा है राजेंद्र अवस्थी ने 1960 में। इस उपन्यास में भी बस्तर के गोंडों का ही वर्णन है। अगला है उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 ईस्वी। नेक्स्ट है यहाँ पर जाने कितनी आंखें 1969 ईस्वी। बुंदेलखंड के एक गांव वीजा डाडी का वर्णन इसमें किया गया है जाने कितनी आंखें में। अगला है यहाँ पर हमारे उपन्यासकार गुलशेर खान शानी, 1933 में जन्म हुआ और 1995 तक रहे। इन्होंने क्या लिखा है, काला जल, ठीक है। काला जल किसका है, गुलशेर खान शानी का है। इस उपन्यास में बस्तर जिले के दो मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। 2 मुस्लिम परिवार तो 2 हैं लेकिन उनकी 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है। अगला उपन्यास यहाँ पर आता है साल बनों का दीप 1967 ईस्वी। और इस उपन्यास में माड़िया जनजाति के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर हिमांशु जोशी।
इन्होंने लिखा है महासमर, हिमांशु जोशी ने लिखा है महासमर 1972 ईस्वी। इस उपन्यास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों का चित्रण किया गया है। अगला है यहाँ पर अरण्य, हिमांशु जोशी का अरण्य भी है 1973 में लिखा, और इस उपन्यास में पहाड़ी लोगों के जीवन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है छाया मत छूना 1974 ईस्वी। इस उपन्यास में एक लड़की की अपने परिवार के लिए त्याग और बलिदान की गाथा इसमें चित्रित है, छाया मत छूना। ठीक है, अगला है कगार की आग 1976 ईस्वी। इसमें स्त्री शोषण की गाथा चित्रित है, और इसका जो कथा चित्र है वो है लघौना गांव, अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर पड़ता है शायद। आगे है तुम्हारे लिए समय साक्षी स्वराज। इस उपन्यास में स्त्री की संघर्ष गाथा का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रेमचंदोत्तर युग के अन्य आंचलिक उपन्यासकार। तो अन्य आंचलिक उपन्यासकारों में कौन कौन आते हैं? रुद्र काशी के बहती गंगा 1952 ईस्वी, सच्चिदानंद धूमकेतु, माटी की मेघ, उदयराज सिंह, अंधेरे के विरुद्ध, और हिमांशु श्रीवास्तव का है रथ के पहिए। हिमांशु जोशी अलग था, हिमांशु श्रीवास्तव अलग है। रथ के पहिए, कैलाश वात्स्यायन, लंबे ठिकने और बौने। ठीक है, ये सारे उपन्यास इन्होंने लिख कर रखे हैं। अगला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? तो ये आते हैं, इलाचंद्र जोशी का नाम आता है, जैनेन्द्र कुमार का नाम आता है, अज्ञे, डॉक्टर देवराज, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में इनके नाम आते हैं। आगे इलाचंद्र जोशी 1902 में इनका जन्म हुआ था और 1982 तक रहे। इन्होंने लिखा था, पहला उपन्यास था इनका घृणामयी उपन्यास था 1950 ईस्वी में। इसी उपन्यास को लज्जा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया, और इस उपन्यास में लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण इसमें किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सन्यासी 1940-41 में आया, पर्दे की रानी 1941-42 इसका प्रकाशन वर्ष है। इस उपन्यास में नायिका है निरंजना, और इसके खूनी पिता और वेश्या माता की पुत्री है ये। ठीक है, जो नायिका है निरंजना, इसके पिता खूनी है और माता कौन है? वेश्या है। अगला है यहाँ पर उपन्यास इनका प्रेत और छाया 1946 ईस्वी। इस उपन्यास में नायक पारसनाथ की हीन भावना एवं स्त्री जाति के प्रति घृणा का भाव व्यक्त होता है। अगला है निर्वासित 1946 ईस्वी में इन्होंने निर्वासित लिखा था। इस उपन्यास में महीप नामक एक भावुक कवि है, वह नीलिमा से प्रेम करता है किंतु उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है। मुक्ति पथ इनका अगला उपन्यास है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1948 माना है, और नगेंद्र ने 1950। इस उपन्यास में राजीव एवं सुनंदा की प्रेम कथा का चित्रण है। अगला है सुबह के भूले 1951 ईस्वी। इस उपन्यास में गुलबिया नामक एक साधारण किसान पुत्री का अभिनेत्री बनना और वहाँ के पैतृक जीवन से ऊब कर पुनः ग्रामीण परिवेश में लौटने की कथा वर्णित की गई है। अगला है यहाँ पर जिप्सी 1952 ईस्वी। यही उपन्यास क्या है? त्याग का भोग शीर्षक से 1954 ईस्वी में प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, त्याग का भोग इसका नाम रख दिया गया था, पहले जिप्सी था। बाद का इनका उपन्यास है जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य और कवि की प्रेसी। इस उपन्यास में जोशी जी ने कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम नाटक में उल्लेखित जो कवि है नाटककार सौमिल्लिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि की है, और निकट पाकर प्रियतम भी इसमें अजनबी हो जाते हैं। अगला है यहाँ पर डॉक्टर देवराज नंदकिशोर। इनका जन्म हुआ था 1917 ईस्वी, रामपुर उत्तर प्रदेश में, और निधन हुआ था 2000 ईस्वी में। इन्होंने लिखा है पथ की खोज, बाहर भीतर 1954 ईस्वी। बाद में यह उपन्यास नए रूप में भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित होता है। ठीक है, बाहर भीतर, बाद में भीतर का घाव नाम से प्रकाशित हुआ। अगला है रोड़े और पत्थर। इसमें हरीश तथा कम्मों के माध्यम से निम्न मध्य वर्गीय लोगों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है अजय की डायरी 1960 ईस्वी है। डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके नाम से यह लगता है कि ये डायरी विधा है, लेकिन यह डायरी विधा नहीं है, ये उपन्यास है अजय की डायरी। ये असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण यहाँ पर होता है। मैं, वे और आप 1969 ईस्वी। दोहरी आग की लपट 1973। प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का इसमें चित्रण है।
नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा चित्र सूत्र जो कि 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आगे यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्तिवादी उपन्यास, ठीक है, इनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। एक और पार्ट इसका आपको मिलेगा क्योंकि बहुत सारा हम पढ़ चुके हैं, एक दिन के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतना भी आप याद कर लो लिख लो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, धन्यवाद।